बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और उम्मीद है आप लोग दोबारा इस ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन में, जहां पे स्पेशली पाकिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी टफ होती जा रही है, उसमें सेफ महसूस कर रहे होंगे और दूसरों को भी सेफ महसूस करवा रहे होंगे। हाँ जी, आज का एपिसोड, चौथा एपिसोड, आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की सपोर्ट से होने जा रहा है। एंड थैंक यू सो वेरी मच, ऑलवेज बीइंग वेरी क्लोज टू मी। एंड हर एपिसोड के बाद आपके बहुत से मैसेजेस में मौसूल होते हैं, जिसमें आप लोग बताते हैं कि आईएसपी के डिफरेंट लीडिंग रोल्स पे बैठे लोगों को आप सुनना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनकी मन की बातें सुनना चाहते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम के तवसुक से एक ब्रिज बन सकूं उन लोगों के दरमियान जो एक एक्सीलेंस के मकाम पे पहुंच चुके हैं, उन लोगों के दरमियान जो एक खास सफर स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं और वो भी पहुंचना चाह रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन, गेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, आज के इस एपिसोड में आप लोगों को ये बात भी रिवील करनी है। देखें व्यूवर्स, कि आईएसपी को बने हुए पूरे 10 साल होने जा रहे हैं और आज की ये बात, आज ही पोस्ट भी लगी आज, और आज मैं रिवील भी कर रहा हूं कि 21 जुलाई 2010 को आईएसपी का चार्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान का चार्टर एचईसी से रिकग्नाइज्ड हुआ। और उस इन 10 सालों में आईएसपी ने, इस इदारे ने रिकॉर्ड तरक्की की। एक और चीज मैं बताता चलूं कि जेनेरिक लेवल पे, जनरल लेवल पे किसी भी मुल्क की अगर तरक्की को देखना हो तो अमूमन जो जो जनरल पर्सपेक्टिव होता है या एक जनरल पैरामीटर होता है, वो उसकी लीडरशिप को देखा जाता है, और लीडरशिप के बाद उसकी सेंट्रल कैबिनेट को देखा जाता है कि उस मुल्क का निजाम किन लोगों के हाथों में है। तो इदारे जो हैं, इदारों का निजाम भी या इदारों को जांचने का जो पैरामीटर है, वो भी बिल्कुल उसी पैरामीटर पे डिजाइन है कि अगर आपने किसी भी इदारे की तरक्की का राज या किसी भी इदारे की तनजली का जो म्यार है वो जांचना है, तो आप उसकी लीडरशिप को देखेंगे और लीडरशिप के बाद उसकी क्लोज किचन कैबिनेट को या सेंट्रल कैबिनेट को देखेंगे कि उसको बेसिकली चलाने वाले लोग कौन कौन से हैं, कहां कहां से हैं, और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या क्या है, उनकी कितनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उनके कितने बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। एक बात मैं बताते हुए जरूर मैं ये आज आप लोगों से शेयर भी करूंगा, आप लोगों से बातें मन की, कि इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों के जो टॉप लीडिंग पोजीशन पे हैं, जो एक्सीलेंस के मकाम पे हैं, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान की क्लोज किचन कैबिनेट के वो लोग जो आईएसपी के निजाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, उन लोगों का तारुफ करवाना, इसलिए मैं ये प्रोग्राम लेके आया और तारुफ करवाना जरूरी समझा, क्योंकि आप भी समझें, आप भी जानें कि ये कौन लोग हैं, इनका सफर कैसा था और ये किन किन चीजों से गुजर के आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। बिकॉज बीइंग ऑन अ टॉप, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, it's a very hard journey, and everybody who is having a specific, dream to being on the top, he has to make the mindset to go through the process. In fact, they've gone through very harsh and very hard process. So अगर आप रेडी हैं तो आप डेफिनेटली इस मकाम पे आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आज के तारुफ करवाता चलो, अब गेस्ट की बारी को, अगर मैं गेस्ट पे आऊं तो आज के गेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो गेस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि ऑल ओवर पाकिस्तान से हर लीडिंग रोल पे बड़े काबिल और कामयाब तरीन इंसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पे, जो कि आईएसपी का प्लेटफॉर्म है, उस पर इकट्ठे करना है, ताकि ना सिर्फ इस इदारे के जरिए इस साउथ पंजाब की मेयार को बढ़ाया जाए, बल्कि एट द सेम टाइम पाकिस्तान के मेयार को बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए? यंग लीडर्स को उभार के, यंग लीडर्स को तैयार करके, ताकि वो पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल को संभाल सकें। उन खास लोगों में से जो क्लोज का किचन कैबिनेट का हिस्सा है आईएसपी की, उनमें से एक आज हमारे साथ, मैं आई फील सीरियसली ऑनर्ड, उनमें से एक खास लीडर आज हमारे साथ हैं। आपका तारुफ मैं करवाता चलूं तो इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, आप उनके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं।
और उन्होंने अपनी तरक्की का जो आगाज है वो कैसे किया, ये तो हम उन्हीं के जबानी सुनेंगे ना, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा कि जब जब इनसे मुलाकात हुई, वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत शफीक इंसान, बहुत इज्जत देने वाले इंसान लगे। और हमेशा से जब जब उनसे काम पड़ा, उन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे हमारे हर काम को करने की और उसको ठीक करने की या उसको हल करने की हमारे साथ मदद की, और हमारे साथ हर वक्त खड़े होते हैं वो। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्जामिनेशन डॉक्टर हमीदुल्लाह शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम, कैसे हैं मोहसन? थैंक सर यू, अल्लाह का शुक्र थैंक यू। सर। सर सीरियसली आई फील ऑनर्ड टू हैव यू ऑन बोर्ड। और सर मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग सीनियर पोजीशंस पे हैं, आप लोग बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, लोगों को नजर नहीं आते, स्पेशली स्टूडेंट्स को, यंग लीडर्स को नजर नहीं आते। लेकिन आपकी कोशिशों से, आपके लीडिंग रोल से कोई भी इंसान, स्पेसिफिकली जो एक वहाँ का आईएसपी की मैनेजमेंट का, फैकल्टी का या स्टाफ का हिस्सा है, डेफिनेटली इससे कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि आप लोग किस तरीके से इदारे के निज़ाम में अपनी किस तरीके से सर्विसेज और किस तरीके से अपनी स्किल से इदारे को फायदा पहुंचा रहे हैं। सर वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो सर। वेलकम वेलकम। सर आज के शो का जैसे कि आगाज ये है कि फॉर्मल लीडर्स के साथ थोड़ा सा इनफॉर्मल सेशन में करता हूं मैं, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि थोड़ा उनको तंग भी करूंगा। इसलिए आज आप रेडी हैं सर, आपको थोड़ा तंग कर सकता हूं मैं, आज शरारतें कर सकता हूं मैं आपके साथ। जी करें, कुछ देखते हैं कैसे शरारत करते हैं आप। सर बिल्कुल जरूर। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस है, हमारी जो व्यूअर्स हैं, ज्यादातर इंस्टीट्यूट ऑफ सरम पंजाब के यंग लीडर्स हैं। और बेसिकली ये जैसे एक प्रोग्राम ब्रिज बना हुआ है उन लोगों के दरमियान जो कामयाब होना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ जो कामयाब एक एक्सीलेंस के मकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हमीदुल्लाह शेख कैसे बने। आप अपना एक डिटेल कैरियर जर्नी अपना थोड़ा खुद बताएं, ताकि लोगों को वो बातें भी समझ आए जो उनको आम रूटीन में पता नहीं होती। प्लीज सर। जी शुक्रिया मोहसन। ऐसा है कि मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैंने फिर ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो सीएसएसबी, और उस वक्त ये पीसीएस कहलाता था, अब ये पीएमएस कहलाता है, तो वो मैंने साइमल्टेनियसली दोनों एग्जाम मैंने अटैम्प्ट किए, तो मैं दोनों में क्वालिफाई कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं जो है वो सिविल सर्विस को मैंने ज्वाइन किया, और मुख्तलिफ स्टेशन पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीसीओ, और फिर फाइनली मैं सेक्रेटरी के रैंक को, जो कि हाईएस्ट रैंक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो वहाँ मुझे मौका मिला सर्व करने का। तो उसके बाद फिर मैं बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वहाँ से रिटायर हुआ, और उसके बाद से मैं फिर जो है वो आईएसपी के साथ अटैच हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस कैरियर मेरा जो है वो मोर 33 इयर्स पे जो है वो मुहित है, और ज़्यादा जो है वो मेरी सर्विस है फील्ड की है। फील्ड का मतलब ये होता है कि आप यू सर्व दी कम्युनिटी, आपने जिस इलाके में हैं आप वहाँ उस इलाके के लोगों की है, वहाँ के उनके मसाइल हल करने हैं। तो सर्विस ही बेसिक सिविल सर्विस है। तो आप समझ लें कि मेरा सारा टाइम वो फील्ड में रहा है। तो फील्ड, और थोड़ा मैं कर दूं कैरियर में, तो दो तरह के हमें सिविल सर्विस के फील्ड होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कि जी फील्ड सर्विस है, जैसे ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जी कमिश्नर, सर। सेक्रेटरी, ये फील्ड के सर्विस होती हैं। और कुछ सर्विसेज होती हैं जिसको हम सेक्रेटरीट सर्विस कहते हैं। तो जी सर। सेक्रेटरीट सर्विस में वो आप डेस्क वर्क करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, और मेरा एम्बिशन भी यही था कि मैं सिविल सर्विस में, अगर उसके बाद ज़्यादा टाइम मैं फील्ड में सर्व करूंगा,
ताकि लोगों के साथ इंटरेक्शन हो और उनको। तो ये मेरा एक ब्रीफली था इसका ओवरव्यू सर माशाल्लाह सर्विस माशाल्लाह कैरियर सर, का। इट्स रियली एन ऑनर कि वैसे जितनी मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च है आपके बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगा साथ में कि मुझे ये पता चला है कि आपने ड्यूरिंग सर्विस, स्पेशली जब आप सीएसएस के इस कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के बाद फील्ड में आए, तो आपने डिप्टी कमिश्नर के भी फराइज सर अंजाम दिए हुए हैं, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस पे जरा रोशनी डालें कि जब डिप्टी कमिश्नर थे जी तो डेफिनेटली बड़ी सीनियर पोजीशन होती है, आपके हाथ में बड़ी पावर होती है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर रोशनी डालें कि जब एक खास लीडर जब अपनी पावर्स के साथ फील्ड में जाता है तो उसको किस टाइप की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, देखिए ऐसा है कि ये जो सारी सर्विस मैंने बताई है ना, ये सारी फील्ड की सर्विस थी। जी यानी सर। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ाहिर है उसका एरिया आप कह सकते हैं कि वो एरिया तहसील तक कन्फाइंड होता है, और फिर जो डिप्टी कमिश्नर है या डीसीओ है उसका एरिया आप ड्यूटी जो है आपने असाइनमेंट वो डिस्ट्रिक्ट है। जी सर। फिर सेक्रेटरी है तो उसका पंजाब, ओवरऑल पंजाब पे या सूबे पे होता है। तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन किया डिप्टी कमिश्नर का। देखिए डिप्टी कमिश्नर जो है वो चाहे वो डिप्टी कमिश्नर था, बाद में इन्होंने रीनेम करके उसको डेवोल्यूशन प्लान में उसको डीसीओ बना दिया। जी जी बोथ सर। केसेस जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वो उसकी थी, यानी ये डिस्ट्रिक्ट को देखना होता था कि जी डिस्ट्रिक्ट में आपके डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट नहीं, आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, कुछ भी समझ लें आप, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में होना हो रहा है उस सब को आपने देख, तो बेसिकली वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। तो उसमें देखना ये आपने इदारे आपके सही काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो आजकल जिस तरह हम चल रहे हैं कि जी इदारों को हमने सेट करना है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है। डिस्ट्रिक्ट जी सर। देखना है गवर्नमेंट सही काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है। तो जी सर। सब चीजें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, और मैं तो इसको पैशनेटली करता रहा हूँ क्योंकि मेरा पैशन ज्यादा एजुकेशन में था, और फिर मैंने एजुकेशन में ही आखिर में फाइनली जो है वो एजुकेशन को याद किया है। जी तो सर। मेरा ये हमेशा पैशन रहा है कि मैं जो है एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, और आप देखेंगे मैं फिर बाद में पीएचडी भी एजुकेशन लीडरशिप में किया। तो मकसद कहने का ये है कि आपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए आपने डिलीवर करना होता है, आपका फिर लोगों की वेलफेयर का मामला होता है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं अब भी जहाँ से लोग जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया, मिस्टर 3 जगह पे मैंने सर्व जी किया, सर। तो वहाँ से जो है वो अब भी लोग राब्ता रखते हैं, और हम देखते हैं कि उनकी व्यूज भी लेते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें इंटरेस्ट के साथ काम अच्छा हुआ है। सर 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 चलें सर, माशाल्लाह सर, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि सर माशाल्लाह आप एक बड़ी सीनियर गवर्नमेंट के एक ऑफिस के बाद आपने एक इदारे को सर्व करने के लिए आए हैं, और माशाल्लाह उस एक्सपीरियंस से हमारे से यंग लीडर्स को भी आप डेफिनेटली फायदा दे और इस इदारे को भी फायदा दे रहे हैं सर। सर ऑडियंस जानना चाहती है कि क्योंकि आज मन की बातें हैं तो आज जरा मन की बातें करते हैं सर, आपका बचपन के बारे में थोड़ा रिकॉल करते हैं। आपका बचपन कैसा था, कैसे ग्रूम हुए, कल्चर कैसा था, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, दोस्त कैसे थे, पेरेंट्स कैसे थे, मतलब पेरेंट्स का माहौल कैसा था, फैमिली का माहौल कैसा था, इस पे जरा थोड़ा डिटेल्स में शेयर करें आप जरा। अच्छा जी, जी बिल्कुल। देखें बचपन जो है ना वो मेरा नहीं सबका, वो बड़ा जी शरारती सर। होता है। जी उसमें सर। तो ये कोई किसी आप मेरी शरारत पे भूल जाएं, आप आपका अपना बचपन भी बड़ा आप शरारती रहे होंगे, बचपन में काफी शरारतें की होंगी। जी और सर। जाहिर है अब मुझे आप देख रहे हैं तो एक ऐसी ऐसे स्टेटस पे देख रहे हैं कि आप जनरली ये प्रिज्यूम बंदा कर लेता है कि जी ये तो इससे तो कोई ऐसी ऊटपटांग बात हुई नहीं होगी। तो हर बंदे ने ऊटपटांग जो है ना वो होता है जब बचपन में होता है। ऐसे ही है सर। तो ऊट-पटांग तो अगर बचपन बचपन में नहीं करेगा तो फिर कब, बचपन में नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? तो वो ऐसे ही सारी है जो सर। है ना वो मन चली जो मिजाज होता है या जो हो। लेकिन बात है कि अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक़्त जो है ना ये जितनी भी शरारतें थी या जो तहज़ीब के दायरे में होती थी,
ठीक है ना जी। ठीक है। तो उसको उसमें सिंपलिसिटी भी इन्वॉल्व थी। यानी आप तहजीब के दायरे से बाहर निकलते थे, और वो जी तहजीब सर। कौन सिखाता था? आपको अपने पेरेंट्स सिखाते थे। जी यानी सर। आप बच्चों के साथ शरारत कर रहे हैं, लड़ झगड़ भी रहे हैं, कोई गपशप भी कर रहे जी हैं सर। जी, तंग कर रहे हैं किसी को, तो उसमें जो नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स जो हैं वो नॉर्म्स में भी वैल्यू, जी तो सर। वैल्यूज को रखते हुए, सामने रखते हुए आपने सब कुछ किया, हमने वो सब कुछ किया जो आपने किया। अब अपना बचपन समझ लें तो मेरा बचपन समझ लें, वो उसमें कोई जी सर। फर्क नहीं है। सिर्फ ठीक अब है। जो कमी देखते हैं वो ये होती है कि अब के जो है बच्चे, वो जरा डिसेंसी की हदूद को सर पार कर जाते हैं। तो बहुत बिल्कुल अच्छा सही था कह रहे हैं बचपन, सर। इस बिल्कुल आप हिसाब सही से कह आप रहे हैं। समझ लें कि इस हिसाब से बहुत अच्छा था और बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप देखें कि पेरेंट्स ने जो है वो जो चीज़ें हमारे तरबियत में, जो आप काम अब एससीडीसी अब कर रहा है ना जी, जी ये सर। तरबियत का हमें इस लेवल पे आके क्यों ज़रूरत पड़ी है? इसलिए ऐसे ही सर। इसलिए कि आपने ग्रेजुएशन तक या आप स्कूल लेवल तक आप पे वो मेहनत नहीं हुई है जी, अब हमें मेहनत करनी पड़ रही सही है, कह रहे हैं। एससीडीसी बनाना पड़ा। तो एससीडीसी सही कह का रहे हैं। बेसिकली क्या है, आप तरबियत की हमें ज़रूरत पड़ गई। हालांकि ये तरबियत वाला काम जो है, ये हमारा काम हमारे बचपन में होता। उस जी वक्त जी। हमारे हमारे पेरेंट्स ने टाइम दिया हमें। अब ये देखें फर्क क्या आ गया, फर्क ये आ गया कि उस हमने टाइम लिया, उन्होंने टाइम दिया। अब पेरेंट्स जी के पास टाइम नहीं है तरबियत का, तो आप कर रहे हैं एससीडीसी में। अच्छा, दूसरी बात, असातिज़ा का सिर्फ पढ़ाने से ताल्लुक नहीं, ऐसे। पढ़ाने से मैं कहता हूँ समझ लें कि 50-50 है। पढ़ाया, बुक्स पढ़ाई उन्होंने, उन्होंने सिलेबस पढ़ाया, लेकिन उन्होंने आदाब, उन्होंने तौर तरीके, उन्होंने हमें जो एक समझ बूझ है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, जी सर। वो उस वक्त से शुरू हुई। तो आज आप जी देख लें, हमारी जनरेशन को देख लें और आपकी जनरेशन को, मैं कोई जनरेशन से गिला नहीं कर रहा हूँ, जी आपकी सर। जनरेशन भी बहुत अच्छी है, जी सर। लेकिन फोकस थोड़ा सा बदला हुआ है। तो सर। फोकस अगर सर। हो जाए तो हमारा बचपन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी है, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा कि बचपन की जो शरारतें थी हर बंदा करता था। लाइक आपके दौर में अगर मैं भी बैक 90s में जाऊं तो डेफिनेटली कि, लेकिन जब बंदा थोड़ा सा अपनी लिमिट क्रॉस करता था तो उसके बाद इमीडिएट शटअप कॉल भी दी जाती थी पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन अब बच्चे को इतना पैम्पर्ड कर दिया जाता है कि बच्चा इतना जिद्दी बन जाता है कि माँ बाप अब उसको शटअप कॉल नहीं देते बल्कि उसकी हर जिद मानते हैं, और फिर वही बच्चा बड़ा होके अपने माँ बाप को तिगनी का नाच नचाता है। तो फिर इसी वजह से फिर एसडीसी की जरूरत पड़ गई कि बच्चों को वही तहजीब, वही मामलात हम एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, करने चाहिए। सर ये तो हो गया आपके बचपन की बात। आपको सर स्कूल का पहला दिन याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा, सर बड़े मजे की जी। बात है, मैं स्कूल के बारे में आपको सारा बताता हूँ। मजे की बात यह है कि मुझे स्कूल का जो पहला दिन है वो भी याद है, और स्कूल का जो पहला मेरा क्लास 1 का जो टीचर था उसकी शक्ल भी अब तक याद है। क्या बात है, क्या अच्छा, बात है कितनी सर। देखिए, ये एक लेवल ऑफ एफिनिटी देख लें आप, जी कि सर। कितनी आपकी, यानी वो क्या उस्ताद होगा, वो क्या उस्ताद होगा जो आज से इतना अरसा पहले वो उसने इतना नक्श छोड़ा है कि अब मुझे पहली जमात का टीचर याद है, पहला जमात का पहला कमरा याद है, पहला स्कूल याद है। तो मैं कैसे गया, और वहां दिन का पहला दिन मेरे सामने है। जी वो सर। इसलिए नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, इसलिए है कि चीजें नक्श हो जाती थी आपके अंदर, वो चीज जिसे आप कहते हैं ना, आपके अंदर एक इम्प्रेस करके आपको, आपके ऊपर इम्प्रेशनिस्टिक आपके ऊपर एक जी चीज सर। क्रिएट हो जाती थी। जी अच्छा, सर। इसी तरह आप समझ लें, लेकिन स्कूल का आप कहा कि उस वक्त के जो है कोई टाइम, कोई बात नहीं, क्या की इज्जत कितनी होती थी, क्यों याद है साथ उसकी वजह, इज्जत होती थी, इज्जत इन द सेंस अब भी है उस्ताद की इज्जत, लेकिन तरीका बदल गया है। मैंने जी बताया सर। कि अब उस्ताद कोई अगर हमारा हम आम स्कूल में के पढ़े हुए हैं, स्टार्ट थे, छाँव में बैठते थे, मिट्टी पे बैठते थे, लेकिन आप देखें उस्ताद की कदर क्या, आज अगर साइकिल हम उस्ताद पैदल आ रहा है और मैं साइकिल पे बच्चा जा रहा है,
तो जब से जिस जगह से उसने उस्ताद को देखा है वही साइकिल से उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक सही है कहा जी। आपने। जी सर। और जब तक उस्ताद चाहे 10 कदम पे है, 20 कदम है, चाहे दूर से है, जब तक वहां से गुजर के नहीं गया, सलाम दुआ से नहीं की, आपने साइकिल पे सवार नहीं होना, खड़े हो जाना है। ये भी नहीं कि साइकिल पकड़ के आपने चलते रहना है। ठीक है जी। जी सर। तो ये यानी उस्ताद का मकाम था, इसलिए लर्निंग हमारी सर हुई है। फिर ये है कि आप देखें स्कूल में हुआ करता था वीकली बज़्म अदब, वीकली बज़्म जी अदब सर। होता था। हमसे उस्ताद शेर सुनाते थे, हम शेर पढ़ते थे, कुछ मजमून पढ़ना, कुछ शेर पढ़ना, कोई ऐसा जैसा काम। आप मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एससीडीसी ये काम कर रहा है, किस जी लेवल पे, सर। यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहा है, हमने ये जी सर। स्कूल लेवल में किया हुआ है। जी ठीक सर। है ना जी। तो बज़्म अदब जो है वो बज़्म अदब हुआ करती थी, हर हफ्ते लाजमी है कि बज़्म अदब होगी, शेर व शायरी होगी, शेर सुनेंगे। उस वक्त से आप यकीन समझे कि शेर के साथ इतना लगन हुआ कि इसमें तो कोई जान है। शेर कोई ऐसे फजूल चीज नहीं है, ये अदब का हिस्सा है, इसको पढ़ने, इसको समझना चाहिए। तो कलेक्शन जी किया सर। करते थे पहले। कैसे शौक हुआ, कलेक्शन शुरू कर दिया, कहीं उधर से किसी बड़े शायर का शेर लिखा, इतनी बड़ी नोटबुक्स बना लेती, सब दोस्त बनाते थे, मैं नहीं अकेला, सब दोस्त। तो वो किसी ने वो कलेक्शन बना ली, अब भी शायद पड़ी हुई है मेरे पास, तो वो कलेक्शन बनाते थे हम। अच्छा, सर अब जाहिर कलेक्शन बना रहे हैं, फिर आपको भी आप यकीन समझे कि आप 8वीं जमात में मैंने पहला शेर कहा, सर। शेर मैं अब पढ़ता हूँ, तो अब मुझे ये होता है कि मैंने कोई बुरा शेर नहीं कहा। अब जी सर। आमतौर पे हम कहते हैं कि यार उस वक्त क्या शेर था, ये बुरा जी शेर सर। नहीं था, शेर था 8वीं जमात के हिसाब से जी मैं, सर। लेकिन शायरी शुरू हो गई। इसी तरह जो है वो एक जो बात आती है वो ये है कि जो अब कमी है स्कूल में जो है लर्न किया, या स्कूल की बात याद है, ये वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे ऊपर नक्श है स्कूल जी सर। की। जी एक ये सर। है कि खुशखती का बड़ा एहतराम था, इंतजाम था उसका, जी सर। बाकायदा खत से वो दायरे बनवाया करते थे कि जनाब सर ये अलिफ का ऐसे लम ऐसे ये होगी, वगैरह वगैरह, ए ऐसे होगा, बी। तो जनाब आप देखें, उस वक्त का कोई आप पर्सनैलिटी ले लें, उससे कहें कि लिखे, तो वो लिखेगा जनाब, क्या लिखेगा जी आप सर। देखें, उसकी रिफ्लेक्शन क्या आए। तो ये ऐसे ही स्कूल ने सर। रोल प्ले किया है। सर तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हमने हमने उससे लर्न किया। डेफिनेटली सर, इस डेफिनेटली जिस डिटेल में आपने बताया है तो वो हमें लग भी रहा है कि आप अभी भी एक इमेजिनेशन की दुनिया में अपनी उस पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। तो सर ये वैसे एक चीज मैं व्यूअर्स को बताना भी चाहूंगा, बहुत कम लोग ये जानते हैं और कि जैसे जी मैंने सर। जी, एक मिनट बहुत सिर्फ ये है, सर अब सर उसी में बाद में मैंने उसको बढ़ा के अब उसको क्लोज करता हूँ। वो वो ये है कि देखें, जैसे मैंने बताया कि मुझे पहली पहली हमारा उस्ताद अल्लाह बख्श थे, उसकी जी शक्ल सर। मेरे सामने मौजूद है, नाम याद है। सर स्कूल के जितने असातिज़ा ने मुझे पढ़ा के नाम याद है, सबकी शक्ल याद है। वो क्या क्या वजह बात। है, रोल मॉडल थे, वो ऐसे रोल ही। मॉडल थे, स्कूल का टीचर रोल मॉडल था। अब जी अंदाजा करें कि वो कैसे बैकग्राउंड से आए होंगे, जो आगे उन्होंने रोल मॉडल बन के हमें दिखाया कि जी सर। जिनके नाम और जिनकी शख्सियत अभी तक नक्श है। तो ये स्कूल होता है जी। जी, जी सर। आगे चलते बिल्कुल सर। सर एक चीज वैसे हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा जो आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, शायद स्पेशली हमारी आईएएसपी में बहुत कम लोग जानते हैं। जी व्यूअर्स, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर हमीदुल्लाह शेख साहब एक बहुत अच्छे शायर भी हैं और इनकी माशाल्लाह से 2 बुक्स मार्केट में आ भी चुकी हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने पहला शेर बज़्म अदब का 8वीं क्लास में पढ़ा। तो सर इसमें मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अमूमन शायरी में या तो एक हकीकी शायरी होती है और एक मजाजी शायरी होती है, जितना मुझे इल्म है। तो आपने पहला शेर किसकी याद में लिखा था? वो तो उस वक्त तो जमाना ही मोहब्बत का, उस वक्त को तसव्वुफ की बात तो नहीं बंदा कर सकता ना। वो तो जाहिर है जमुना, तो किसी का सुना, किसी का पढ़ा, पढ़े भी रुमानवी शेर हैं और बोले भी जी सर। वही है। वो तो सारी मोहब्बत का, मोहब्बत क्या होती सर थी कि ना को पता था कि कौन महबूब है कौन नहीं है, लेकिन महबूब की बात होती, सारी शायरी महबूब पे ही चलती थी, तो सर बगैर महबूब के महबूब की शायरी चलती थी ना जी। तो वो तो बिल्कुल स्कूल सर। में तो फिर आपको पता है ना कि ये वो वो स्पिरिचुअल तो पोएट्री तो यही होता था एक जी बार सर। सर आपको अपनी जिंदगी का वो ही चलता पहला शेर था। याद है? अगर याद है तो सर हमारे साथ जरूर शेयर करें, अपनी जिंदगी का वो पहला शेर तो सुनाए हमें।
We are very interested to listen. कि मैं लिख लेता हूँ, हाँ मैं शेर लिख सकता हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन ज़बानी शेर सुनाने का मेरा बिल्कुल मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, तो वो मैं शायद याद भी नहीं है और मैं सुना भी नहीं सकूंगा। लेकिन ये यकीनन ये बात है कि अच्छे मतलब अब भी अगर उस शेर को मैं अभी जो साथ रखा है तो वरना मैं विदेन में होता तो मैं वो भी रख देता। सर तो कोई भी वो मैं कोई भी आपको अगर एक सुनाऊं सर कोई तो भी एक शेर अपनी वो किताब में से रदीफ का सर कोई भी मैं एक शेर आपकी कलेक्शन में से जो है आप प्लीज आज सुनाएं। की सुना नहीं शेर नहीं, मैं आपको अगर इजाजत दे रहे हैं तो फिर मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ और इस दौरान सर फिर जरूर, आप जब मौका मिले भी मैंने आपको सर दो जरूर, चीजें मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। सर तो आप जरूर, टाइम करेंगे निकालेंगे तो फिर मैं अभी आप अगर कहते हैं तो एक नज्म मैं आपको ये वतन के लिए है, सर तो जरूर ये सुनाएं। रिसेंट बुक्स में से जी है। सर सुनाएं तो सर। आप उसको वतन के लिए है तो पहले मैं वतन की बात करूंगा, उसके बाद फिर जाहिर रिवायती शायरी में भी एक गजल में जब आप मौका देंगे तो फिर मैं कर लूंगा। अच्छा सर ये देखें, सुनाएं। ये आप अब हालात पे जो है मुंतबिक कीजिए, इस नज्म को अपने हालात पे मुंतबिक कीजिए, यानी उसको अप्लाई कीजिए कि भाई ये हम क्या इसमें जो है क्या चल रहा है। मैं ये जी सर, मेरी नज्म का उन्वान है अब भी कुछ देर नहीं, जी अब सर, भी कुछ देर नहीं, ठीक है, ये उन्वान है नज्म का। तो आप सुनिए, अब भी कुछ देर नहीं, आओ ये वादा कर ले, अब कुछ देर नहीं, आओ ये वादा कर ले, लौट जाएं तो अपने असलाफ के अफकार गिरा माया से, अपने अजहान तही मगज मुनव्वर कर ले। जरा मुश्किल है क्या लेकिन बात। समझने की कोशिश करें। सर बिल्कुल आओ समझ आ अब भी रही है, कुछ सेंस देर क्रिएट हो नहीं, रही है। आओ ये वादा कर ले, हाँ, भी कुछ देर नहीं, अब भी कुछ देर नहीं, आओ ये वादा कर लें, लौट जाएंगे और घड़ी भर को अपने असलाफ के अफकार गिरा माया को, अपने अजहान तही मगज मुनव्वर, अब भी कुछ देर नहीं, आओ ये वादा कर लें। अच्छा इसका जी दूसरा भी है, ख्वाब ऐसा कि जिसे पाक का पैकर मिला पाकिस्तान बन गया, ऐसा कि जिसे पाक का पैकर तो मिला फिर भी मगलूब है और महव गुमा रहता है, जी नई रूह है रवां लाने को, छोड़कर फिक्र गुमा अज़्म जवां पैदा करें, कुछ और अभी रंग जहां पैदा करें, अब भी कुछ देर नहीं, और ये वादा कर ले। इसका आखिरी और तीसरा बंद है, जी सर, हम हम न कशकोल ना अब दस्ते तही रखेंगे, हम ना हम न कशकोल ना अब दस्ते तही रखेंगे, हम न फैलाएंगे दामन बताए माया, किसी से मांगेंगे नहीं, हम न फैला दामन बताए माया, अब तो हर हाथ खिश्ते ता अब तो हर हाथ में मौजूद है खिश्ते तामीर, हम पे लाजिम है बनेगा ये मेरा मुल्क अजीज, एक खिता से रश के चम ऐसी धरती के जिसे नाल्तन बनना है, अब भी कुछ देर नहीं, आओ ये वादा कर ले, अब भी कुछ देर नहीं, आओ ये वादा कर ले। सर क्या बात है, माशाल्लाह सर। आई जस्ट सैल्यूट यू कि ठीक है, माशाल्लाह ये चॉइस ऑफ नज्म वर्ड। जो थी ये वतन जी के सर, लिए थी बेसिकली, तो इसको हाँ सर माशाल्लाह आपके ज़ौक़ को, चॉइस ऑफ वर्ड्स को डेफिनेटली ये चीज़ हमें ये चीज़ तो बता रही है कि आप अपने मुल्क शुक्रिया। से कितनी मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में मुल्क के लिए कितनी मोहब्बत है और आप मुल्क के जितने भी मामलात हैं उनको कितने संजीदगी से आप देखने के कायल हैं। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, डेफिनेटली आप एक बड़ी माशाल्लाह सीनियर पोजीशन से गवर्नमेंट के आए हैं, आपने एक प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया। सर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने आईएसपी को क्यों ज्वाइन किया? आपने ऐसा क्या देखा आईएसपी में जो आपको ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया आपने? देखिए ये बड़ी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है और बहुत ज़रूरी भी है बताना, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। देखिए मैं इस जिन जिन जिस मनसब पे भी मैंने काम किया है, उसके बाद मुझे काम करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। जी सर। तो उसमें भी मैंने आप अगर मैं एजुकेशन के पैशन को ले लूँ तो मैंने थ्रू आउट जहाँ भी मैं मैनेजमेंट पोजीशन में रहा हूँ, एजुकेशन को सर्व किया है। तो लेकिन आप पैशन जो है ना वो ख़त्म नहीं होता।
एक ये एक खूब उसके अंदर एक अजीब सी बात है कि जो पैशन मैं डेवलप करता हूँ वो एक तो हैं, फिर ये है कि उसको उसके अंदर भी मैं समझता था कि मैंने पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन के पैशन को मुकम्मल काफी हद तक कर लिया, यानी मैंने जो कर सकता था मैंने बेस्ट एफर्ट किए। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, मैं एक्सटेंशन हो सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते थे, लेकिन मैं नहीं गया। एक तो मैं चाहता नहीं था, मुझे जरूरत नहीं थी। दूसरा ये है कि मैं ये चाहता था कि अब प्राइवेट सेक्टर में कोई एजुकेशन के फील्ड में कुछ काम किया जाए, जो भी थोड़ा बहुत जाहिर है मैं कर सकता हूँ, अब जाहिर है। तो उसमें फिर मैंने यहाँ मुल्तान में चूंकि मैंने रहना था, तो मुल्तान में फिर मैंने जरा प्राइवेट सेक्टर को देखा, तो मुझे ये आईएसपी के का जो सारा मैंने उससे मालूमात ली, और ये 10 साल पहले की बात है। सून आफ्टर रिटायरमेंट मैंने फिर इसको आईएसपी को मैंने खुद रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि जी मैं और आसिम साहब का मैं बतौर खास कहूँगा कि बतौर रेक्टर उनका विजन जो है, मैं ये कई दफ़ा उनको कह भी चुका हूँ, मीटिंग्स में भी कह चुका हूँ कि पब्लिक सेक्टर के जितने हमारे लीडर्स हैं, मैंने अपने चीफ सेक्रेटरीज के साथ काम किया होगा। तो मुझे ये बताते हुए कोई आर नहीं है, या इसमें कोई मैं स्मॉल फील नहीं करता कि जी मैं उनको लेट डाउन कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आसिम साहब का विजन, या जो अब ओवरऑल आईएसपी का विजन है, ये किसी चीफ सेक्रेटरी के या उस विजन से कम नहीं है, बल्कि उससे बेहतर है। मुझे कई जगह पे महसूस हुआ। तो मैं इस विजन से, आईएसपी के विजन से मुतासिर होकर फिर मैंने ये सोचा कि मैं पब्लिक सेक्टर में चूंकि मैंने काम नहीं करना, प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम करना है, तो मैं आईएसपी को ज्वाइन करता हूँ। तो मैं अब देखें उस वक्त से अब तक लास्ट 10 ईयर्स हो गए, इसमें जो है वो अपने आप को मैंने एसोसिएट रखा है, और मुझे इस बात मैं इसमें बहुत अच्छा कर। जी सर। सर जी बड़ी जबरदस्त बात की माशाल्लाह सर। ये इस सारी बात से मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो सर्व करने का जो जज्बा था ना, वो आफ्टर रिटायरमेंट भी आपके दिल में पनपता रहा, और आपके माइंड सेट में ये था कि एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट से रिटायरमेंट ले लिए तो व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर के जरिए मैं किसी न किसी ऐसे शोबों को ज्वाइन करूं जिसमें मैं सर्व करता रहूं किसी न किसी कैपेसिटी में। सर डेफिनेटली आई सैल्यूट यू सर, कि आपका ये जो जज्बा है, इस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि डेफिनेटली इंसान है, खता का पुतला है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपनी गलतियों से सीखता है, आगे बढ़ता है। सर मैं चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के वो ब्लंडर शेयर करें जिससे आपने बहुत ज्यादा सीखा हो, और वो ब्लंडर को ठीक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट अगला मकाम मिला हो। अच्छा, ब्लंडर्स तो हर लेवल पे होती हैं। ब्लंडर्स तो कभी मैं तो समझ लें कि इंसान अगर है तो उससे गलतियां होंगी, तो आप कभी वो मिस्टेक्स कह लेते हैं, कभी ब्लंडर्स कह लेते हैं, लेकिन मैं आप ब्लंडर को इस्तेमाल कर ले, मेरे हिसाब से हो सकता है छोटी हूँ तो मिस्टेक के कॉलम में आती हूँ, लेकिन ये है कि आप ऐसे देखें कि पर्सनल लाइफ में तो कोई ब्लंडर हुई है तो वो बहुत नेगलेक्ट कोई, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं जो है किसी साथ कोई बखासमत कोई उस तरह का रखता नहीं हूँ, और बड़ा मेरा कंप्रोमाइजिंग रोल होता है पर्सनल लाइफ में। तो इसलिए ब्लंडर्स होती वहाँ पे हैं जब आप किसी को नहीं समझ पाते या किसी के मिजाज के बरक्स चलते हैं, तो वहाँ पे को क्योंकि गुंजाइश होती है पर्सनल लेवल पे, तो आप जाहिर है अपने आप को डाल लेते हैं। तो मेरे अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दिया है कि मैं पर्सनल लाइफ में तो कोई मेरी कन्फ्रंटेशन, किसी से कोई बड़ी कन्फ्रंटेशन हुई ही नहीं है। अगर कहीं हुई भी है किसी की, वो उसकी वजह से हुई है, तो उसको भी मैंने उसको ऐसे समझा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ब्लंडर जो है वो, हाँ, सर्विस में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सर्विस में 2 तरह के गलतियां हुई हैं। मेरी तरफ से शायद गलती ना हो, लेकिन गलती बाहर शुमार हुई है। अच्छा, उसमें क्या हुआ है, वो होता ये है, इसमें ज्यादा अप्लाई में आपने बॉस या सीनियर वो मैटर करता है, प्राइवेट में नहीं करता इतना ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट में सुनने बात सुनता है,
पब्लिक सेक्टर में ये टू से नो इज नॉट ए कल्चर इन पब्लिक सेक्टर। आज जी सर। वहाँ क्या ब्लन है, वहाँ दो तरह के ब्लंडर हुई हैं। मसलन ये कि आई न्यू दैट दिस पर्सन रिक्वायर्स दिस टाइप ऑफ एक्शन फ्रॉम मी, कि वो ठीक ये सर। चाहता है कि मैं इस तरह एक्ट करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है, वो गलती, वो उसके मिजाज यानी आप के मुताबिक मैंने काम नहीं किया, जी सर। तो वो नुकसान पहुंचाया उसने, उसकी उन्होंने जो नुकसान पहुंचाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, वो निकल गए। अच्छा, दूसरी जो ब्लंडर हुई होती है और हुई भी है, वो ये हुई है कि आप बात औकात आपको सर्विस में या अपने काम में या जो आपके जिम्मे काम है, तो उसमें आपको कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन बाज काम ऐसे होते हैं जहां कंप्रोमाइजेस नहीं कर सकते आप, और वो वहां पे ब्लंडर ये होती है कि आप एक हमने ट्रेनिंग इसमें इसी के साथ लिंक है कि ट्रेनिंग हमने की, हमें ट्रेनर्स ने, और बड़ी सीनियर लेवल की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, तो उसने हमारे जो डीजी थे या जो हमारे जो, उन्होंने कहा जी व्हेन यू हैव टू से नो। रोजाना उन्होंने आना, सुबह पहला लफ्ज कहना व्हेन यू हैव टू से नो। ठीक है भाई, अब ट्रेनिंग है, हमने जाहिर है ट्रेनिंग को भी तो ट्रेनिंग ही लेना है, बस वी हैव टू से नो। अच्छा, एक बहुत बुरा हुआ क्योंकि पब्लिक सर्विस, क्योंकि वो आर्मी के, आप समझ लें कि अदर इंस्टीट्यूट से वो आए हुए थे, तो अब ये है कि कल्चर का फर्क होता है ना। सिविल सर्विस में ये टेम्परामेंट नहीं है कि आप ब्लंटली कहते हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता, तो कुछ हमारे अंदर भी वो सलाहियत पैदा हो गई, व्हेन यू हैव टू से नो, आई सेड नो। तो वो जो नॉन कंप्रोमाइजिंग हुआ ना जी, तो उस पे फिर कुछ मसाइल पैदा हुए, तो वो आप समझ लें कि वो उससे नुकसान के खतरात पैदा हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ। वो इसलिए कि व्हेन यू आर ऑन द राइट एंड यू आर फेयर एंड डू वेल, तो आप ठीक सोच के साथ चल रहे हो तो फिर अल्लाह बता लेता है, अल्लाह ताला ठीक है। तो वो ऐसे ब्लंडर्स हुए यकीनन, तो वो हम उससे निकल गए बात। सर अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आप शादी हो गई आपकी, माशाल्लाह बच्चे हो गए, अब तो डेफिनेटली कि इस एज में वो प्रोफेशनल भी होंगे। आपको क्या लगता है कि इतनी माशाल्लाह इतनी साल जिंदगी गुजारने के बाद शादी से पहले वाली एज को मिस करते हैं, वो अच्छी लगती थी, या शादी के बाद वाली जो लाइफ है वो अच्छी लगती है? व्हाट डू यू थिंक और व्हाई? यार ये बड़ा सेंसिटिव सा बात होती है, लेकिन ये बात करनी भी जरूरी है, और जाहिर है ये इसमें बड़ा फन भी है। अच्छा, बात ये है, देखें शादी से पहले वाला जो मरहला है ना, बड़ा वो मोहब्बत प्यार चाहत, जब तक शादी नहीं होती ना तो बहुत मोहब्बत भी चाहत भी, और जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है, और जाहिर गपशप भी हो रही है, और मैसेज हो रहे हैं, और खत भी लिखे जा रहे हैं। अब तो खैर खत लिखे, अब तो मैसेज होते हैं, खत ले, तो प्यार मोहब्बत का वो चाशनी और वो चाहत की जो होती है ना, उसका कोई मैच नहीं है। ठीक है ना, ये जो वर्ड्स है आपने काम खराब कर दिया है ना, ये इसका कोई मैच नहीं है। वो जो आप कोर्टशिप कहते हैं या शादी से पहले का वक्त है, जो आप ना किसी को मिल ना सकते हो, किसी से आप बात ना कर सकते हो, या किसी को आप जो है वो खुल के बात ना, आप खुला के बात कर सकते हैं ना जी, तो वो अब वो उसमें वो लुत्फ नहीं रहता। वो डेफिनेटली जो शादी से पहले की जो बात होती है ना, वो बात ही कुछ और है। तो जाहिर है वो चीज, अच्छा अब वो शादी वाला जो है वो आप ज्यादा जब तलब और रसद का मामला होता है, तो आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत तो एक दफा जिंदगी में मिलती है, तो फिर वो जाहिर मिल गई आपको, तो आप जब मिल गई तो फिर क्या करेंगे? फिर तो यार वो आप समझा के वो, मैं ये कहता होता हूँ, बल्कि अभी आपके प्रोग्राम में मैं सोच रहा था कि ये अगर बात हुई, तो ये बात इस तरह है कि अब शादी के बाद वो जो तलब थी ना, अब उस तलब को बरकरार रखने की तलब है। बेसिकली तलब थी एक, जो हमने शादी से पहले जिसको सोचा समझा, या हमने कुछ ना कुछ किया जो कुछ कर सकते थे, अब वो तलब को बरकरार रखने की तलब है। तो तलब रखी है बात कि वही हो, तलब रहनी चाहिए। अब उसको मोहब्बत को आप ठिकाने ऐसे नहीं करना कि भाई उसमें कोई कमी आ जाए, तो लेकिन
वो सीखने के लिए एफर्ट कर, तो ये तो स्टेजेस की बात है। सर मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जो असर है हमारे जो शादीशुदा हजरात हैं इंक्लूडिंग मी, उनके अंदर ही अंदर क्या जज्बात चल रहे होंगे, बट डेफिनेटली आपका एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस है और हम इस एक्सपीरियंस की बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं सर। सर मैं दोबारा शायरी की तरफ आऊंगा क्योंकि आपको जो बात करने का अंदाज है वो एक अंदर से मिजाज डेवलप, डेफिनेटली एक फील होती है कि एक शायराना मिजाज है। सर शायराना मिजाज कैसे डेवलप हुआ आपका, मतलब आपको कब फील हुआ कि दैट यू कैन बी अ गुड पोइट और आपको लफ्जों के खेल खेलना बहुत अच्छे से आता है, तो ये मिजाज कैसे डेवलप हुआ आपने, जरा इस एक्सपीरियंस से बताएं जरा। और की बात किया है, देखें देखें ये अब हमारे अंदर जो कमी है ना, वो ये है कि हम कंप्यूटर की एज में आ गए हैं। ठीक है, जी सर। अब ना किताब पढ़ते हैं, बात ना किसी की बात सुनने का मौका है, ना किसी महफिल में बैठने में। तो ये जो मैंने शुरू में जैसे जो बस में अदब थी ना जी, उसने जिंदगी का जो है ना, वो जिंदगी में अदब क्रिएट कर दिया। जी सर। अदब, वो एक अदब क्रिएट कर दिया, एक ज़ौक़े अदब क्रिएट कर दिया, ज़ौक़े अदब। जी सर। तो ज़ौक़े अदब से क्या मुराद है, यानी आपको मैंने बताया ना कि उस दिन से, जिस दिन से वो बज़्म अदब शुरू हुई, हम 5वीं 6वीं 7वीं समझ लें, हायर कोई 7वीं 8वीं से शुरू होती हैं चीज़ें। आप देखें शेर को, ज़ाहिर है पूरा शेर करना मुश्किल है, फिर आप लुग़त देखेंगे, कभी आप किसी क्या है, तो आपकी उर्दू की वोकैबुलरी कितनी बिल्ड हो जाती है। जी आप सर। कितना अच्छा फील करते हैं जब आप उर्दू पे आपको अबूर होता है बात करने का, कितना जी मजा आता है। आप ये जो कंप्यूटर पे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि कंप्यूटर ठीक है, वो लाइफ रिक्वायरमेंट है, आपने उसमें करना ही करना है सारा काम, जी सर। लेकिन खुदारा ये किताब से मोहब्बत ना छोड़े। किताब सर मोहब्बत जो है ना, वो आपके अंदर शाइस्तगी, आपके अंदर एक जो है एक आपकी पर्सनैलिटी, किसी इंसान की शख्सियत किताब के बगैर नहीं बन सकती और सर। अदब के बगैर नहीं बन सकती। आप अखबार में से वो चीज़ तलाश करें जो अदब की बात हो, तो वो जो उसने हमें अदब की तरफ तवज्जो दिलाई, ये ज़ौक़ बढ़ता गया, तो फिर ये खत, अगर एक दफ़ा आपके अंदर ये जौहर बन जाए, तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको बेताब कर देती है। फिर आपने ज़ाहिर है किताब, शायर किसी शायर की किताब पढ़नी है, तो आपने कभी पार्टी लेनी है, तो उससे जो है वो, अगर फिर ये खुदादाद है, जी शायरी सर। करना खुद, लेकिन शेर को समझना जो है वो हर बंदे के बस में है। जी सर। ये नहीं कह सकते हम कि शेर फहम नहीं हो सकता आदमी, इंसान शेर फहम हो ही सकता है और उसको होना भी चाहिए, लेकिन जी शायर सर। होना ये जरा मुश्किल काम है, तो उसमें हो सकता है कि दिक्कत हो। तो ये सर कोई ऐसा मसला नहीं है, करना चाहिए इस काम को। सर सर जी। सर सर। अच्छा सर, डेफिनेटली आपने जिंदगी में बहुत मुश्किल डिसीजंस भी लिए होंगे, हार्ड डिसीजंस भी लिए होंगे। सर कोई भी डिसीजन लेते हुए आपने अपने आप को खुद से तैयार कैसे करते हैं, ये कैसे किया, ये एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। देखें देखें ये तो बड़ी ऐसे समझ लें कि मैं चैलेंजेस में बिलीव करता हूँ, जी सर। और चैलेंजेस आपको पता है ना कि वो लेने पड़ते हैं। सर। चैलेंजेस आते बहुत कम हैं, आपको लेने चाहिए चैलेंजेस। जी सर। तो लाइफ वही होती है जिसमें आप कोई काम करने को हो आप नहीं कर सकते। ठीक है, सर। मैं काफ़ी काम नहीं कर सकता था। आप देखिए मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं एक आम देहात से हूँ। अच्छा, मैंने स्कूल, जैसे मैंने बताया, आम स्कूल से जो है मैंने तालीम ली। अब सर। ये जो है क्या किया, देखिए कि डिसीजंस कैसे बंदे के अंदर इंस्पिरेशन आती है। असेंबली जो है वो, असेंबली में, स्कूल के असेंबली में शायद आप भी होती हो, असेंबली में जो है वो किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी को जो और अच्छी शख्सियत को, स्टेटस के बंदे को बुलाते हैं। ठीक है जी। अब वो इत्तेफाक से मैं था या नामी में होगा, तो वो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर को वहाँ बुलाया गया, तो उसने जी आके सर। स्पीच की, तो उसकी स्पीच से जो है वो इतना मैं इम्प्रेस हुआ, एक तो उसका जो कंटेंट्स थे उससे, जी सर। और एक उनका स्टाइल से, कि मैं ये समझा कि लाइफ तो यार ये है जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की है, नॉट के उसका जी सर। स्टेटस। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पास गाड़ी होती है,
या इसके पास बंगला होता है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या पता होता है। मैं तो सर ये देखिए, उसने इतना उसके अंदर शख्सियत के अंदर इतनी जाज़ियत थी कि उसने इतना, वो मुझे लगा कि यार ये काम, ये क्या, उसको चैलेंज पे ले लिया। आई टुक इट सर एज अ चैलेंज, इंस्पिरेशन मिल गई। लेकिन 9वीं जमात में आप बच्चे का, मेरा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने सीएसएस करना है। अब कोई कौन स्कूल में, और वो देहाती स्कूल हो या देहात का रहने वाला, तो देखिए मैंने अब डिसीजन क्या डिसीजन लिया कि मैंने करना है। मुझे पता है कि भाई ये काम इतना आसान, जी तो पता ही नहीं था कि इसमें कितनी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने ये चैलेंज लेना। तो मैंने जनाब ये देखें, एक चैलेंज तो ये ले लिया। फिर अब मैंने मास्टर करना है और करना भी इंग्लिश में है, तो मैं फिर चैलेंज आ गया मुझे बड़ा। मैं तो वहां से तो उर्दू सराइकी के अलावा तो उर्दू बोलनी नहीं आती थी, तो इंग्लिश में मास्टर्स कैसे करेगा भाई। तो जी वो सर। और उसकी 2 जगह पे, पंजाब में सिर्फ 2 जगह पे, या गवर्नमेंट कॉलेज में होता था या यूनिवर्सिटी में होता था, और जी सर। एक 15 लड़के और 15 लड़कियां दाखिल होती थी। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है 15 लड़कों में, मेरे पंजाब के 15 लड़कों में मैंने शामिल होना है। तो जनाब मैं वहाँ वो चैलेंज लिया, मैं एडमिशन हो गया, मैंने मास्टर्स कर लिया। फिर मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा कर लिया, तो अब मुझे सीएसएस करना है। जी सर। अब सी बात दिलचस्प सुने कि ये जनाब के मैं 20 इयर्स की उम्र में मैं मास्टर्स कर लिया। अब 20 इयर्स में कौन करता है 20 इयर्स में? अब एग्जाम जो होना था सीएसएस का, उसमें मिनिमम एज थी 21। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था यार, मैंने कर भी लिया एमए, और मैं सीएसएस में भी नहीं जा सकता। तो ये क्या, मैंने एप्लीकेशन भेज दी जनाब कमीशन को। मैंने कहा हजूर, मुझे मिनिमम मेरी जो है ना एज क्वालिफिकेशन, उसको रिलैक्स कर। वो कहने जी लगे भाई ये मैक्सिमम एज रिलैक्स हुई है, मिनिमम एज तो कभी रिलैक्स नहीं हुई। आज पहली दफा हमारे पास आपका क्या बात। केस आ रहा है कि मिनिमम एज रिलैक्स करें। तो आप 20 साल, आप 1 साल इनका, तो इंतजार, 1 साल इंतजार करना पड़ा। जो ही एग्जाम आया, दोनों हम दे दिए, दोनों में जी क्वालिफाई कर सर। लिया। मकसद कहने का ये है कि डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं, फिर डिफिकल्ट डिसीजंस को आपने उसको उसके परसू करना है पैशनेटली, तो फिर आपके हो जाते हैं। मुझसे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि देहात से उठने वाला ये भी कर ले, वो भी कर ले, और वो भी कर ले, भाई कर लिया। तो आपको बच्चों को, जो आपके बच्चे सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे दोस्त और लीडर्स हैं, वो देखें, ये चीज हम सोचनी चाहिए कि अनलेस यू सेट हायर गोल्स, हायर साइड गोल्स को सेट करना है, तो आप छोटे गोल भी नहीं अचीव, गोल्स को ऊपर लेके जाना है। तो एम्बिशियस रहें और गोल सेट करें, हो जाता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। सर मैं क्योंकि यूथ के जी साथ इंटरेक्शन रहती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहती है, तो सर मैं आपकी उस माइंडसेट को कंपेयर कर रहा था यूथ के साथ स्पेसिफिकली, कि एक 9वीं क्लास का बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने सीएसएस करना है, और एक मास्टर का स्टूडेंट जो कि मार्केट में जाने वाला है, उसको पता नहीं होता कि उसने कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी पोजीशन पे जाना है या उसका फाइनल टारगेट क्या होगा सीरियसली। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं कि फिर जब 9वीं क्लास का बच्चा जब फिर ये इस माइंडसेट से आएगा तो वो पहले साल ही कामयाब हो जाएगा, और जब जो फिर आज का जो स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर का, चाहे उसकी सीजीपी अच्छी भी है, तो वो क्या पहले 4-5 साल मार्केट में रुलेगा और फिर कहीं जाके या तो जॉब करेगा या फिर अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करेगा। तो सर सीरियसली आपकी बातें मुझे तो बड़े इंस्पायर कर रही हैं, और आई एम श्योर कि जो देखने वाले लोग हैं, जो लोग अभी प्रोफेशनल फील्ड में नहीं गए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए फैसले करने पड़ते हैं और फिर उनके साथ स्टिक रहना पड़ता है। माशाल्लाह ये आपकी साबित कदमी है कि आप 9वीं क्लास से आपने 20 साल की उम्र में और फिर उस 21वीं साल की उम्र में अपने कंपेटिटिव एग्जाम को क्लियर किए, तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक डेफिनेटली। बहुत बार अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे सर, जब काफी ज्यादा बुरे मामला चलते थे या काफी ज्यादा डेफिनेटली बंदा डिग्रेड भी होता है, डिवैल्यू भी होता है, उसके इर्द गिर्द के लोग उसको स्नब भी करते हैं, तो अपने आप को खड़ा कैसे करते थे आप? अच्छा देखें, ये भी बड़ी एक सवाल भी बड़ा दिलचस्प है, और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। जी सर। देखें, एक हौसला आपको पैदा करना पड़ता है, हौसला सर। पैदा करना पड़ता है। देखें, ये तो एक एडमिटेड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में,
कभी बड़े बिल्कुल आएंगे, सर। कभी छोटे आएंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि ये जो है, ये सारी चीजें जो है ट्रांजिटरी हैं, जी सर। वक्ती आएंगी और जाएंगी। आपने सवार नहीं करना अपने ऊपर, और सर नर्व्स को इतना आपने मजबूत रखना है कि आपने मुश्किल वक्त में स्माइल करना है। मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखें, स्माइल जो है, वो स्माइल करना सिर्फ स्माइल करना नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। आप किसी को जो है वो, अगर आप स्माइलिंग फेस से मिलते हैं तो ये आप कोई फीकी फीकी स्माइल का कोई फायदा नहीं है। जो आजकल हमने सोचा हुआ है कि यार जिसको मिले आप खाम का स्माइल, नहीं। मैं जो स्माइल की बात कर रहा हूँ ना, वो आपके अंदर से, आप जब, मैं अपनी बात में कर रहा हूँ, अब जाता है या मैं समझता हूँ यार ये मुश्किल आ पड़ी है, तो मैं समझता हूँ यार मैंने इसको अपनी स्ट्रेंथ से या खुश मिजाजी से निकलना है इसमें से। अगर मैं उसमें से बदमिजाज हो गया या मैं डिप्रेस हो गया तो फिर निकालेगा कौन? दुनिया तो पहले जी सर। परेशान है, हर कोई सर परेशान है। तो मैं तो डिप्रेशन में, अगर मैं डिप्रेशन में चला गया तो मेरे डिप्रेशन में कौन? तो सर इसके लिए स्ट्रांग विल होनी अंदर। आपने बुरे वक्त में हंसना है, सर हंसना नहीं है। आपके दिल से जो है वो एक ऐसी वाइब्रेशन आनी चाहिए कि आप पैगाम दें दूसरे को या दोस्तों को कि यार मैं मुश्किल में हूं लेकिन मैं निकल आऊंगा इससे। तो जी ये, इसके लिए हौसला चाहिए आपको, सर। हौसले के साथ है। टाइम खत्म होगा, लेकिन मैंने एक आपको गजल सुना, सर सर वो बिल्कुल आप पहले डेफिनेटली सर। सुन लें, तो फिर उसके बाद आप बाकी जो कुछ सर बोलना चाहें। डेफिनेटली सर, आपसे बगैर गजल सुने हम कैसे अच्छा, वो आपको। ऐसा है, देखें जी मैंने सर। पहले जो आपको, हाँ, नहीं वो इसलिए, देखें ये मैंने इसलिए बताया कि बच्चों को ये भी पता हो, लीडर्स को हमारे पता होना चाहिए कि शायरी दो किस्म की है। एक आपने किसी जो है वो अपने यानी आप समझ लें हालात हाजरा पे, अपने वतन के लिए, सर अपने रिफॉर्म्स के लिए, सोशल आप सोशल सेटअप की बेहतरी के लिए आप बिल्कुल सर शायरी कर सकते हैं। जैसे मैंने सर आपको नज्म सुनाई है, और उसका मकसद भी ये था कि सर आपने ये अपने अंदर दोनों, दूसरी सलाहियत सर ये होनी चाहिए कि जिसको एक्चुअल जो ट्रेडिशनल अदब है उसमें भी आपका जो है वो मिजाज ऐसा होना चाहिए कि आप किसी सर्कल में बैठे तो वहां आप जो है वो बात, जिसको दिल लुभाने वाली बात है, वो भी कर सके। तो मैं सर आपको गजल इसलिए सुना रहा हूँ कि ये दिल लुभाने वाली बात होती है। आप सुनिए, देखें, सर गजल है, तीन चार शेर हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर कुछ प्लीज। तो कहने को बहाना चाहिए, कुछ तो कहने को बहाना चाहिए, वरना हसरत को जमाना चाहिए। क्या इफ बात। यू डोंट डू एनीथिंग ऑन टाइम, यू हैव टू रिपेंट फॉर years and years। क्या देखिए, इसमें बात। फिलॉसफी की बात यस। हो रही है, सिर्फ यस। मोहब्बत की बात, सिर्फ मोहब्बत यस। की बात। कुछ तो कहने को बहाना चाहिए, वरना हसरत को जमाना चाहिए। कुछ क्या तो बात। पासे मेहर तुम रखो रवा, मेहर मोहब्बत को कहते हैं। कुछ तो पासे मेहर रखो रवा, इसको रस्मन ही निभाना चाहिए। क्या बात। मोहब्बत को या रवादारी को फैलाने के लिए आपको रस्म समझ लें, लेकिन इसका असर जरूर होता है। कुछ तो पासे मेहर तुम रखो रवा, इसको रस्मन ही निभाइए। एक करीने से ये रिश्ता तोड़े, दफतन्वा यूं गंवाना चाहिए। देखें, जब आप सोशल रिलेशंस में अगर किसी से अच्छा नहीं समझते या किसी बना सकते, रख नहीं सकते, तो उसका भी एक सलीका है। एक करीने से रिश्ता में दफातन्ना यूं गंवाना चाहिए। तू के है रश्के चमन, अपने माहौल को अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं, तू जिसे समझे कि है रश्के चमन, मस्कन ऐसा ही बनाना चाहिए। आप कंड्यूसिव दुनिया बनाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, अपने लिए भी और दोस्तों के लिए भी। तू जिसे समझे कि है रश्के चमन, मस्कन ऐसा सर ही बनाना चाहिए। और शेर हासिल हासिल शेर है जो कथा, जो मक्ता भी है, वो ये है, हिज्र का सदमा, ये जरा रोमांटिक हो गया है थोड़ा सा आखिरी शेर। हिज्र का सदमा बज जगे, हिज्र का सदमा बजा अपने,
एहतरामन मुस्कराना चाहिए, क्या बात एहतरामन मुस्कराना चाहिए, है। कुछ तो कहने को बहाना चाहिए, वरना हसरत को जमाना चाहिए। तो ये क्या बात। वो चीज है जिसे आपने सवाल में किया था कि जी आप अदब से कैसे देखें, ये अदब सारा सीख के आना पड़ता है, तो पूरा वक्त है इसको लिए, तो आप को ये पेश कर दिया। सर सर जज़ाकल्लाह सर। सर सीरियसली आई रियली फील ऑनर्ड, फील प्राउड कि ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेके मुझे दिल से खुशी होती है। मेरे लिए एक बहुत दिल से शुक्रगुजारी इस वक्त निकल रही है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे लोगों के साए में काम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद सर अपनी ज़िंदगी के इस मकसद में मज़ीद आगे ले जाए और मज़ीद सर्व करने का मौका दे और अपनी स्किल से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में मदद दे। और हम सर मुझे भी अल्लाह ताला आप जैसे लोगों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के और लोगों के तक उस एक्सपीरियंस को पहुँचाने का सर वो एक हिम्मत दे, इस्तिताअत दे। सर आखिर में सर मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारी इस कौम के जो मेम्बार हैं, जो यंग लीडर्स हैं, ना सिर्फ आईएसपी के लोग बल्कि आईएसपी से बाहर के लोग, हर वो इंसान, हर वो यूथ का वो इंसान, वो लड़का, वो लड़की, वो बहन बेटी जो पाकिस्तान के लिए आने वाली यंग जनरेशन में एक यंग लीडर के तौर पे उभरेगा, सर उसके लिए कोई खास पैगाम अपने सारी जिंदगी के एक्सपीरियंस की बेस पे सर क्या देना चाहेंगे? अच्छा जी, देखें, एक तो मैं अलहदा प्रोग्राम एक कर रहा हूँ सीएसएस के लिए, जो कैरियर मेरा सर था, तो उसके लिए मैं सबको जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए मैं आपके फोरम से ही कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सर वो करेंगे। तो सर वो ये सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है। दूसरी सर बात देखें, बड़ा ब्रीफ टाइम है, मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स ही बता देता हूँ। देखें आपने, मैं सबसे यही यंग लीडर से कहूँगा कि आप लाइफ में पैशन डेवलप करें। पैशन, एक लफ्ज को पकड़ लें आप, बगैर लाइफ पैशन के लाइफ नहीं कोई लीडर बन सकता। जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। यस आप आम आदमी नहीं हैं, आईएसपी के आप आईएसपी से आप पढ़ रहे हैं या आईएसपी का या जहां आप कंसिडर योरसेल्फ वेरी कॉमन। जी देखें सर। आप बहुत बड़ी चीज है, इंसान जो है अल्लाह ताला, तो पैशन रखे। दूसरी बात मैंने पहले भी की है और अब यही दोबारा कह रहा हूं कि देखें चैलेंज को आपने स्ट्रांगली आपने एक्सेप्ट करना है। मुश्किल जो है, मुश्किल वक्त को आपने ज्यादा खुशी से ऑप्टिमिस्टिक होकर करना है। स्माइल ने आपके अंदर अंदर से निकलनी चाहिए और स्माइल्स को आपने रिफ्लेक्ट भी करना है कि आप एक स्माइल से आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप मुश्किल वक्त को आप स्माइल आउट कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी जो बात है वो आखिर में यही कहूंगा कि देखें मेहनत जो है वो, मैं अपनी जिंदगी का अगर एक वर्ड कहूंगा तो मैंने मेहनत की है, और मेहनत इस नियत से की है कि मेहनत मैं करूंगा और रिवार्ड अल्लाह ताला देगा। और बेशक मुझ बात के बेशक काफी एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने इसी तवक्कुल पे जब मेहनत की है तो रिवार्ड मिला है। तो आप सर मेहनत करें, रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको कामयाब। तो सर ये बात मैंने मुख्तसरन ऐसे सर 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 जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन सर के सर मुझे इज्जत बख्शने की कि सर आप मेरे शो पे आए। ये बेसिकली मेरा शो नहीं है, ये हमारा शो है, ये एसईडीसी का शो है, ये आईएसपी का शो है। और मैं एंड में व्यूअर्स का मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त फ्रंट सीन पे स्क्रीन पे सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं? बैक एंड पे पूरी एक टीम है। मैं स्पेसिफिकली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मैं मिस साइमा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो बैक एंड पे हमेशा सपोर्ट में आई हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वारिस साहब का, जो टेक्निकल साइड को मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजर ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा मैं पूरी टीम का, सदरन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो अपनी सजेशन से इस प्रोग्राम को मजीद आगे ले जाने में हर वक्त कोश हैं और आईएसपी की खिदमत में हर वक्त क्वारंटाइन की सेशन सीरीज में भी उन्होंने काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं हमारे सदरन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर के
डायरेक्टर डॉक्टर नदीम आबदी साहब का कि कोविड-19 पॉजिटिव आने की सिचुएशन में भी कोरोना इस वक्त वो कोरोना की सिचुएशन में कोरोना उनका पॉजिटिव है और वो इस वक्त क्वारंटाइन में उन्होंने क्वारंटाइन में किया हुआ है, बट स्टिल हम उनके साथ मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और वो ईच एंड एवरी प्रोग्राम से पहले हमें हर लिहाज से अपना वो स्पेसिफिकली हर लिहाज से सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, डायरेक्शंस भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं और जहाँ पे हेल्प करने की जरूरत होती है वहां पे आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करते हैं। और एक और नॉट बट एक और लड़का जो मेरा स्टूडेंट भी है, फोटोग्राफी सोसाइटी में काम करता है, उमर अल्ताफ। ये जो स्टार्ट में आप टीजर देखते हैं, जो पोस्ट देखते हैं, इतनी प्यारी प्यारी पोस्ट डिजाइन करता है स्पेसिफिकली ये बातें मन की विद मोहसिन शेर, ये वही बच्चा तैयार करता है। और जैसे सर ने कहा कि पैशन है, हालांकि वो बच्चा इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में है, लेकिन वो कंप्यूटर और कैमरा इससे उस चीज को लगा हुआ है, तो वो अपने उस चीज को उस काम और पैशन के तौर पे सर्व करता है और आईएसपी के हर प्लेटफॉर्म को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है वो बच्चा। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सर एंड में दोबारा आपका सर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर। अब इंशाल्लाह आपको दोबारा बहुत जल्द आईएसपी के डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी, ऐसे टॉक्स पे भी हम आपको मदऊ करेंगे, दोबारा आपसे टाइम लेंगे सर। आप जैसे लोगों की वजह से इदारे का नाम है और इदारे का नाम है तो हम सबका नाम है। इंशाल्लाह सर दोबारा मिलेंगे और आप व्यूअर्स अगली एपिसोड में बातें मन की किसके साथ होनी चाहिए, आपने मेरी सजेशन जरूर देनी है। दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।